मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंतर्गत आज हम लोग एक नए अध्याय बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य परिचय बायोडायवर्सिटी का, कि जैव विविधता क्या है, इसके संरक्षण की आवश्यकता क्यों महसूस हुई है और कौन कौन से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि बायोडायवर्सिटी के कितने प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, और फिर मेज़रमेंट यानी इसका मापन कैसे किया जा सकता है, जिसमें अल्फ़ा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, इन सब के माध्यम से हम कैसे किसी निश्चित क्षेत्र में कितनी विविधता पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद में देखेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता प्रवणता क्या है, कहाँ पर कितनी मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है और किस प्रकार से ग्लोब पर उत्तर और दक्षिण बढ़ने के साथ साथ यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाने के साथ साथ कैसे विविधता घटती जाती है और क्यों घटती जाती है, इस पर विशेष चर्चा होगी। उसके बाद में देखेंगे हॉट स्पॉट क्या होता है, विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं और भारत में कितने हैं, और फिर लास्ट में जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि बायोडायवर्सिटी होता क्या है। देखिए, डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, बायोडायवर्सिटी का मतलब जैव विविधता, अर्थात किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के प्राणी समुदाय और वनस्पत समुदाय की जो संख्या पाई जाती है उसी को हम विविधता से आकलन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह विविधता किसी एक निश्चित इकाई क्षेत्र में भी पाई जा सकती है, यह विविधता एक प्रदेश स्तर पर भी पाई जा सकती है और विश्व स्तर, महाद्वीपीय स्तर या संपूर्ण विश्व में भी ये विविधता मुख्य रूप से परिलक्षित होती है। चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु, वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, इन सब में एक परस्पर संबंध पाया जाता है और उस परस्पर संबंध के कारण ही उस क्षेत्र में विशिष्ट प्रकार की वनस्पति समुदाय और विशेष प्रकार के जीव जंतुओं का जो है वहाँ पर प्रादुर्भाव होता है, यानी वहाँ पर विकसित होते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विविधता पर जलवायु और उसके जो तत्व होते हैं, तापक्रम, आर्द्रता, वर्षा, इन सब का भरपूर प्रभाव पड़ता है। आगे अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इस विविधता को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि विविधता का तात्पर्य ये होता है कि किसी भी क्षेत्र या प्रदेश या विश्व या महाद्वीपीय स्तर पर जो विभिन्न प्रकार के पादप समुदाय या जंतु समुदाय की जो विविधता है, चाहे वो आनुवंशिक विविधता हो या उनकी प्रजाति विविधता हो या एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में पाई जाने वाली विविधता हो, उन सबको हम जैविक विविधता के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आप जानते होंगे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी आप लोगों को, और नहीं याद है तो फिर से सुन लीजिए, इसको जान लीजिए कि लगभग हमारी पृथ्वी पर 50 लाख से लेकर के 5 करोड़ तक के विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियों की संख्या पाई जाती है। लगभग प्रतिदिन 15,000 जैव प्रजातियों को ये 15,000 प्रतिवर्ष जैव प्रजातियों को खोज निकाला जाता है और इसी प्रकार से प्रतिवर्ष लगभग 10,000 से 20,000 तक जीव जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियों का विलोपन हो जाता है, अर्थात ये समाप्त हो जाती है। अगर एक अनुमान हम लगाएं तो लगभग 50 प्रजाति प्रतिदिन नष्ट होने के कगार पर है या उसमें से ज़्यादातर नष्ट ही हो जाती हैं।
चाहे वो प्राकृतिक कारकों के माध्यम से हो, चाहे मानवीय कारकों के माध्यम से हो, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही हैं। आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने प्रदूषण और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में बताया था कि किस प्रकार से औद्योगिकरण की प्रक्रिया के चलते विश्व में 1860 के पश्चात और भारत में 1950 के पश्चात ज़्यादातर विकासशील देशों में औद्योगिकरण की प्रक्रिया के चलते बड़े पैमाने पर वनों का सफाया किया गया, जीवाश्म ईंधनों का दहन बड़े पैमाने पर किया गया, रेल लाइनें बिछाई गईं, सड़कें बिछाई गईं और विकास के स्तर को भी बढ़ाया गया, जिससे वन क्षेत्र, घास क्षेत्र और जो जैविक समुदाय था उस पर अतिक्रमण अनावश्यक रूप से बढ़ा। इस कारण से तमाम प्रकार की प्रजातियों के ऊपर, चाहे वो पेड़ पौधों की हों चाहे जीव जंतुओं की हों, उनके ऊपर संकट सा मंडराने लगा और वो कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगी। तो इस संदर्भ में हम लोगों को जैव विविधता का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस इकोसिस्टम में अगर एक प्रजाति का विलोपन होता है तो उस पर आश्रित रहने वाली अनेक प्रकार की प्रजातियों पर वो प्रभाव पड़ने लगता है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि गिद्ध की प्रजातियां किस प्रकार से जो है समाप्त हो रही हैं। पहले आप रास्ते में देखते थे कि यदि कोई जानवर मर जाता है तो उसको कुछ ही घंटों में न जाने कहाँ से गिद्ध, चील, कौवे आ करके और उसके शरीर को छत विछत करके नष्ट कर देते थे। लेकिन आज उसी जानवर की स्थिति देखिए, वो सड़कों पर या सड़कों के किनारे पड़ा हुआ महीनों तक जो है उससे दुर्गंध आती रहती है, यानी वो जो है विघटित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको जो समाप्त करने वाले हमारे पर्यावरण के जो जैविक समुदाय था, गिद्ध, चील, कौवे, वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुए। क्योंकि पशुओं को कीटनाशक दवाओं का जब हम खेतों खलिहानों में प्रयोग करते हैं फसलों पर, तो वो फसल के डंठल सीधा पशु ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो जो है अपशिष्ट उन गिद्धों के पेट में गया और वो प्रजातियां जो है धीरे धीरे नष्ट होने लगी। यानी एक समुदाय पर अगर हम उसको नष्ट करने का प्रयास करते हैं तो कितने जीवधारी उससे प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए जब फसल पर हम कीटनाशक डालते हैं तो कीट मर जाता है। उस कीटनाशक का प्रभाव केवल कीट के मरने पर ही नहीं पड़ता है, बल्कि उस कीटनाशक का प्रभाव उस पौधे पर भी पड़ता है, उसके बीज में भी पड़ता है, पौधे के डंठल पर पड़ता है। अब उस डंठल को खाते हैं कौन? हमारे पशु। अब उन पशुओं को कौन खाते थे? गिद्ध, चील, कौवे खाते थे। अब वो जो रासायनिक पशुओं में गया, वो पशुओं से जो है सीधा उन प्रजातियों में वो जहरीली रसायन चला गया और वो भी समाप्त होने लगे। यानी एक तरफ हम एक छोटी सी प्रजाति को नष्ट करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी कई प्रजातियों पर पड़ने लगता है, यानी उस पर आश्रित होने वाले जीव जो है वो समाप्त होने लगते हैं और इस प्रकार से हमारी विविधता जो है प्रभावित होती है, नष्ट होती है। इसलिए जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हुआ, विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों की स्थापना हुई और बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होने लगा, तो विश्व के सभी चिंतकों और पर्यावरणविदों का ध्यान जो है इस तरफ आकृष्ट हुआ और 1987 में ब्रंटलैंड आयोग द्वारा जो है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें कहा गया कि एक सतत विकास की आवश्यकता है। यानी हम विकास को ऐसा करें जिससे जो है हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वर्तमान संसाधनों का उपभोग कर सकें। और इस 1987 के पश्चात 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन में इस जैव विविधता पर जो है विशेष बल दिया जाने लगा। उसकी कुछ डिफिनीशन दी गई थी जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैव विविधता को किस प्रकार से रियो सम्मेलन में परिभाषित किया गया है, इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। जिससे इसमें यह बताया गया था 1992, इसको हम पृथ्वी सम्मेलन या इसको हम रियो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इसमें यह बताया गया था कि जैव विविधता समस्त प्रकार के स्रोतों, चाहे वो स्थलीय भाग हो या जलीय भाग हो, जलीय में चाहे अंतः जलीय हो या सागरीय या महासागरीय भाग हो,
इसमें जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों यानी पादप समुदाय या जंतु समुदाय की जो विविधता पाई जाती है उसको हम जैव विविधता कहते हैं। और यह जैव विविधता चाहे वो आनुवांशिक हो, जेनेटिक या प्रजातीय हो, स्पेसीज, या एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र के जीवों में भिन्नता पाई जाती हो, उस सब को हम जो है बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये पहला अधिवेशन ऐसा था जिसमें जैव विविधता के संरक्षण, महत्व और उसके विकास को जो है प्रोत्साहित किया गया। हालांकि 1972 से ही जीवों के संरक्षण संबंधी कई कानून बनाए गए, टाइगर प्रोजेक्ट, हाथी प्रोजेक्ट और मगरमच्छ यानी घड़ियाल, इन सब के लिए तमाम कानून बनाए गए इनके संरक्षण के लिए, इनके विकास के लिए, कि इनकी संख्या में वृद्धि की जाए, अन्यथा एक के प्रभावित होने से दूसरा भी प्रभावित होने लगता है। तो इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रतिपादन किसने किया, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है जैव विविधता की। तो मैं बता दूं आपको कि 1980 में E.A. नोर्स और एक विद्वान और थे I.E. मैकमेनस, I.E. मैकमेनस, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रतिपादन किया, यानी जैविकीय विविधता। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता। इस शब्द का प्रतिपादन नोर्स और मैकमेनस ने सबसे पहले किया। लेकिन अगर आप कुछ प्रमाणिक पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर में एक नाम आता है लवज़्वाय का। लवज़्वाय यही नाम है, और एक नाम आता है दाशमैन। तो ज़्यादातर जो मूल रूप से बताया गया है, कई पुस्तकों को अध्ययन किया हमने, तो उसमें लवज़्वाय को ही माना गया है। तो आप याद रखिएगा कि जैविक विविधता यानी जैव विविधता शब्द जैविक विविधता से ही आया है, और जैविक विविधता शब्द का पहले प्रतिपादन किया था लवज़्वाय ने, और A.E. नोर्स, मैकमेनस, इन लोगों ने भी इस संदर्भ में अपने अपने अध्ययन को आगे की तरफ बढ़ाया था। दाशमैन का भी नाम कहीं कहीं पर लिखा हुआ है। दाशमैन भी एक पर्यावरण से संबंधित जुड़े हुए विद्वान थे। इनका एक कथन बहुत ही प्रसिद्ध है कि मानव दौड़ एक हाथ में लिए हुए बंदर के समान है। कोई ये नहीं जानता है कि वो ग्रेनेड से पिन कब खींच लेगा और संपूर्ण विश्व तहस नहस हो जाएगा। इनका यही कथन था कि मनुष्य की दौड़ हाथ में ग्रेनेड लिए हुए बंदर के समान है, यानी एक बंदर जो हाथ में ग्रेनेड लिए हुए है, उस तरीके से मनुष्य की दौड़ है। अब कोई नहीं जानता कि वो बंदर पिन कब खींच लेगा और वो स्वयं नष्ट हो जाएगा और दूसरे को भी नष्ट कर देगा। उसी प्रकार से हमारे मनुष्य की विकास संबंधी दौड़ है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि कितना उससे नुकसान हो रहा है। हालांकि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के प्रतिकूल बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं माने जा सकते, क्योंकि एक दूसरे के पूरक हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब अवधारणा आई तब उसमें ये बताया गया कि हम विकास की प्रक्रिया को जारी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा विकास न होने पाए जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो या हम उस पर जो है जीव जंतुओं और वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़े। तो ये सब दाशमैन ने भी इन सब चीज़ के बारे में बताया है। तो इसमें याद रखिएगा बेटा कि लवज़्वाय जो है, इनका नाम याद रखिएगा, और यही जैव विविधता के मुख्य प्रतिपादक हैं। नोर्स और मैकमेनस भी इस शब्द को इन्होंने आगे बढ़ाया।
अब इसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से ही एक शब्द निकला जिसका नाम था बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता। अब इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, कई किताबों में कई तरीके से लिखा हुआ है। बहुत से जगह पर लिखा है कि विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया, जबकि विल्सन ने इस पर कार्य किया है, जैव विविधता पर, प्राणियों पर, जंतुओं पर, पादपों पर, उनकी विविध प्रजातियों पर। लेकिन इसका नामकरण सबसे पहले जो किया, उनका नाम था वाल्टर जी रोजेन। वाल्टर जी रोजेन। और विल्सन ने यानी इस कार्य को आगे बढ़ाया। एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां दूसरे क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों में क्या अंतर है, वो विविधता कहाँ से आती है, किस प्रकार से होती, इस सब चीज़ को इन्होंने विस्तार। हालांकि इनका नाम विल्सन का बहुत ही प्रसिद्ध है इस क्षेत्र में, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन शब्द के उत्पत्तिकर्ता रोजन को ही माना जाता है। तो ये याद रखिएगा आप, जैव विविधता लवज्जॉय और जैव विविधता रोजन, ये शब्दावली का प्रयोग इन्होंने मुख्य रूप से किया था। अब यह जो विविधता है वो एक ही प्रजाति के जीवों में भी देखने को मिलती है, क्योंकि एक ही प्रजाति के जीव विभिन्न प्रकार के पर्यावरण में सभी प्रकार के जीव आपस में जो है सामंजस्य नहीं बिठा सकते। जैसे मनुष्य की प्रजाति है तो कुछ लोग तो थोड़ा सा अगर प्रतिकूल पर्यावरण का प्रभाव पड़ा तो तुरंत बीमार हो जाते हैं, कुछ लोग विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को अच्छे तरीके से ढाल लेते हैं, चाहे जिस प्रकार की परिस्थितियां आ जाएं नहीं बीमार होंगे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के जीवों की भी तमाम प्रजातियां हैं, जेनेटिक प्रजातियां हैं, तो इस कारण से उनमें जीन संबंधी परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में विभिन्नता पाई जाती है, एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्नता पाई जाती है। तो इन सबको हम आगे की तरफ पढ़ते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों की जो संख्या है, यानी उनकी जो नंबर है, उससे हम आकलन लगाते हैं कि बायोडाइवर्सिटी कितनी है। और ये विविधता एक क्षेत्र विशेष में भी हो सकती है, एक प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर हो सकती है, महाद्वीपीय स्तर पर हो सकती है, और संपूर्ण विश्व स्तर पर भी हो सकती है। ये विविधता एक जेनेटिक हो सकती है, स्पेसीज हो सकती है, और एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में भी ये भिन्नता पाई जा सकती है। अब आगे की तरफ हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार। सबसे पहली विविधता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता। आनुवांशिक विविधता क्या होती है, इसको आप देखिए। आनुवांशिक विविधता का तात्पर्य यह है, किसी भी समुदाय में एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में जो परिवर्तन होता है उसको हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। जैसे जीव एक ही होगा, लेकिन उस जीव जैविक प्रजाति के जो मतलब जीन में जो परिवर्तन है उसके कारण से एक ही प्रकार का जीव अलग अलग रंग का या अलग अलग उसके आकार का दिखाई देने लगेगा। ऐसी विविधता को हम आनुवांशिक विविधता कहते हैं। और आप जानते हैं कि चूंकि ये ऐसा ही इसलिए होता है क्योंकि एक ही क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीव पर पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है वो अलग अलग जीवों पर जो है अलग अलग प्रकार से पड़ता है। तो ये जो विविधता कहलाती है वो जेनेटिक या आनुवांशिक विविधता कहलाती है। इसको हम देख रहे हैं एक स्लाइड के माध्यम से। ये आप देख सकते हैं।
जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कुछ खरगोश की प्रजातियां है, तो एक ही जीव खरगोश, लेकिन उसकी जो कैटेगरी है वो कितने प्रकार की है। देखिए, कुछ आकार में लंबे हैं, कुछ मोटे हैं, उनके रंग भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो यह जो विविधता दिखाई देती है इसको हम जेनेटिक विविधता कहते हैं। यानी पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में जो परिवर्तन अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में उसके जीन में परिवर्तन आ जाता है, वही जो है जेनेटिक जो है विविधता कहलाती है, यानी जो है आनुवंशिक विविधता कहलाती है। ओके, एक चीज़ और भी है, जीन पूल, यानी एक ही जाति के कुल आनुवंशिक विविधता, यानी एक ही जाति या इसकी एक समिष्ट में कुल आनुवंशिक विविधता जो होती है उसको हम जीन पूल के नाम से जानते हैं। तो आप इसका अध्ययन मुख्य रूप से हम लोग जीनोम विश्लेषण में इसका अध्ययन करते हैं। एक और आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये कुत्तों की प्रजातियां हैं। ये जीन में परिवर्तन होने के कारण ये विभिन्न प्रकार के रंग, विभिन्न प्रकार की मुखाकृति के दिखाई पड़ रहे हैं। इसी प्रकार के फसलों में भी तमाम प्रकार की प्रजातियां होती हैं। मक्के की प्रजाति है, देखिए ये जीन में होने वाला परिवर्तन है, इसी को हम आनुवंशिक विविधता के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को हम आनुवंशिक विविधता के नाम से जानते हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। दूसरा है स्पेसीज डाइवर्सिटी, प्रजातीय विविधता। प्रजातीय विविधता का मतलब ये है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं के समुदाय की जो प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसको हम प्रजातीय विविधता कहते हैं। यानी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, चाहे वो जंतु समुदाय हो, चाहे वो पादप समुदाय हो, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हों या घास हो, उन सब में जो एक स्पेसीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी उनकी प्रजातीय जो विविधता है, उसी को हम जो है मुख्य रूप से जानते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई एक इकोसिस्टम है, तो उसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जा सकते हैं, उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु भी पाए जा सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जो विविधता होती है, यानी उनकी वो एक प्रजातिगत जो विविधता होती है, उसी को हम स्पेसीज विविधता या प्रजातीय विविधता के नाम से जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि समुदाय में विभिन्न किस्मों को, ये जो है प्रजातीय विविधता, किसी भी समुदाय में उनकी कितनी वैरायटी हो सकती है, इसको मुख्य रूप से बताता है। और आप जानते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होता है या जलवायु में अगर परिवर्तन होता है तो इन प्रजातियों में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और पशु पक्षियों की जो विविधता पाई जाती है, वो टैगा और टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाले पौधों और विभिन्न प्रकार के जो धारी निवास करते हैं, उनकी विविधता से अलग होता है, क्योंकि वहाँ की जलवायु शीत जलवायु है और यहाँ की जलवायु उष्णार्द्र जलवायु है। प्रतिदिन दोपहर के बाद में घनघोर संवहनीय वर्षा होती है, जबकि वो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का जो भाग पड़ता है, तो वहाँ के जीव जंतुओं में यहाँ के जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। लेकिन जब कभी इन्वायरमेंट चेंज होगा या जलवायु परिवर्तित होगी तो इन जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में भिन्नता देखने को मिलेगी, अर्थात इनका आकार प्रकार, इनका रंग, इनका स्वरूप भी अलग अलग प्रकार का होने लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है कि जलवायु पर चाहे मानव सभ्यता हो, चाहे मनुष्य हो या जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, उन सब पर भरपूर प्रभाव पड़ता है। तो ये हो गया आपका प्रजातीय विविधता से। अब इसमें एक चीज़ और जान सकते हैं आप कि अगर प्रजाति विविधता किसी क्षेत्र में ज़्यादा होती है तो वो क्षेत्र जैव विविधता के मामले में एक धनी या जो है समृद्ध क्षेत्र माना जाता है। आगे हम चलते हैं, समुदाय या परितंत्रीय विविधता। इसमें आप देख सकते हैं, हाँ, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी या इसको हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी के नाम से भी जानते हैं। यानी एक परितंत्र में
या एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो पाई जाने वाली विविधता है वो दूसरी पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाने वाली विविधता से अलग होती है। हालांकि एक परितंत्र से दूसरे परितंत्र में कुछ जीव समुदाय ऐसे होते हैं जिसमें समानता भी पाई जाती है और विविधता भी पाई जाती है, कुछ नए जीव भी आ जाते हैं। इसको अभी हम अल्फ़ा बीटा गामा में मुख्य रूप से पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्रेव वनस्पतियाँ, इसमें जो पेड़ों की प्रजातियाँ हैं वो एक अलग विशेष प्रकार के हैं, जड़ों का सर्वाधिक विकास होता है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक दूसरे में देख लीजिए, यहाँ पर डिजर्ट एरिया, जो डिजर्ट एरिया के वनस्पतियाँ हैं वो कांटेदार होंगी, झाड़ियों के रूप में होंगी। और जो कोरल रीफ है यानी समुद्र में जो प्रवाल की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो भी बहुत ज़्यादा विविधतापूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रवाल समुद्र में रहने वाले एक नाजुक जीव होते हैं जो उष्णकटिबंधीय महासागरों में लगभग 180 से 120 फीट के आसपास गहराई में पाए जाते हैं। और जब कभी समुद्र का टेम्परेचर बढ़ता है या कोई ऐसी विसंगति समुद्र में उत्पन्न होती है तो ये प्रजातियाँ बहुत तेज़ी के साथ नष्ट होने लगती हैं। तो इनका भी एक अलग प्रकार का पदार्थ है। ये टुंड्रा वनस्पति है, यहाँ पर कैरेबू, रेंडियर, ये तमाम प्रकार के जो है पशु पाए जाते हैं। सील वालरस मछली का शिकार होता है और मांस लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। इसी प्रकार से प्रेरी क्षेत्र आप देखिए, घास के मैदान, चाहे प्रेरी हो, डाउन्स हो या जो है वेल्ड हो या रूस का स्टेपी हो, इन क्षेत्रों में भी अलग प्रकार की विविधता, अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की विविधता को हम पारिस्थितिकी विविधता या सामुदायिक विविधता के नाम से जानते हैं। यानी एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियाँ दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच में जो विविधता पाई जाती है उसी को हम सामुदायिक विविधता या पारिस्थितिकी विविधता कहते हैं। कहने का मतलब यही है कि एक तंत्र का निर्माण एक अलग जलवायु परिस्थितियों में होता है, दूसरे तंत्र का निर्माण एक दूसरे जलवायु परिस्थितियों में हो सकता है। जैसे आप देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बायोम, जो वहाँ का इकोसिस्टम है, एक अलग प्रकार का आपको मिलेगा। वहीं टैगा टुंड्रा का एक अलग प्रकार का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर शीत जलवायु है, यहाँ पर उष्णार्द्र जलवायु है। तो इसी प्रकार से यहाँ की वनस्पतियों का स्वरूप वहाँ की वनस्पतियों के स्वरूप में भिन्नता देखने को मिलेगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक समुदाय के जीव जंतु दूसरे समुदाय के जीव जंतु में विविधता का हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम सामुदायिक विविधता या जो है पारिस्थितिकी विविधता के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा हम और आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम बायोडाइवर्सिटी का मापन कैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसमें मापन से तात्पर्य ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो वहाँ की डाइवर्सिटी है, विविधता है, वो कितनी मात्रा में कम है या विविधता ज़्यादा है, इसको जो है इसका आकलन हम जैव विविधता मापन से कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और इसमें हम देखते हैं कि एक ही समुदाय या एक ही मतलब कम्युनिटी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हैं उनकी संख्या कितनी है, जो जीवधारी निवास कर रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के जीवधारी हैं उनकी संख्या कितनी है, और उन सब में समानता क्या पाई जाती है, भिन्नता क्या पाई जाती है, इसका अध्ययन हम मेजरमेंट यानी मापन के द्वारा करते हैं कि उसमें कितना है, जैवभार कितना है। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली चीज़ तो इसमें देखा जाता है कि संख्या कितनी है, दूसरा ये देखा जाता है कि इसमें समानता कितनी है एक प्रजाति और दूसरे प्रजाति में, या एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में कुछ जीव ऐसे भी होंगे जिनमें समानता भी पाई जाएगी, इसका भी अध्ययन करते हैं। और यदि समानता कम है या विविधता कम है या वो क्षेत्र समृद्ध हो सकता था और समृद्ध नहीं है तो किन कारणों से नहीं है। कहीं पर ऐसा तो नहीं कि उस पर मानवीय क्रियाकलापों का विपरीत प्रभाव पड़ता है या प्राकृतिक यानी नेचर का जो है विपरीत प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। तो इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो ये अध्ययन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एक अल्फा विविधता, दूसरा बीटा विविधता और तीसरा जो है गामा विविधता। अल्फा, बीटा और गामा, इन 3 प्रकार की विविधताओं को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं अल्फा विविधता क्या है। अल्फा विविधता के अंतर्गत
एक समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या से होता है। यानी अल्फा विविधता के अंतर्गत किसी एक समुदाय, याद रखिएगा, एक समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या कितनी है, इसका जब हम मापन करते हैं तो अल्फा विविधता के द्वारा इसका मापन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में एक ही प्रकार के जीवों की संख्या, एक ही प्रकार के जीवों की संख्या का अध्ययन जब हम करते हैं, का मापन जब हम करते हैं, तो उसको हम जो है अल्फा विविधता के नाम से जानते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों के आनुवंशिक आधार पर उसमें पाई जाने वाली जो समरूपता है, उसका भी अध्ययन हम जो है अल्फा विविधता के अंतर्गत करते हैं। इसका मापन प्रजातियों की संख्या और उसकी संख्या में वृद्धि और समृद्धि का जो है हमें अनुमान हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अल्फा विविधता का मतलब किसी भी समुदाय में, जैसे आप यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये है अल्फा विविधता। चलिए हम दूसरे से देखते हैं इसमें। ये अल्फा विविधता बताया गया इसमें। ये इसमें दिखाया गया है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में जो एक ही समुदाय की जो विविधता पाई जाती है, एक समुदाय या एक ही प्रजाति के जो जीवों की या वनस्पतियों की जो विविधता पाई जाती है, उसका मापन जब हम करते हैं तो अल्फा विविधता के द्वारा करते हैं। दूसरा जो मापन है वो है बीटा विविधता। बीटा विविधता के अंतर्गत किन्हीं दो पारिस्थितिकी तंत्र में किस स्तर पर, किन्हीं दो पारिस्थितिकी तंत्र में या एक पारिस्थितिकी तंत्र से दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीवों की संख्या में या उनमें जो परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जा रही है, समझिए इसको ठीक तरीके से, किन्हीं दो इकोसिस्टम में जो जीवों में बदलाव की प्रवृत्ति आ रही है, उसको हम कहते हैं बीटा विविधता, और बीटा विविधता के द्वारा हम उसका अध्ययन करते हैं। इसमें ये चीज़ है कि जैसे मान लीजिए दो इकोसिस्टम हैं, एक ये है एक ये है, यहाँ पर देख लीजिए एक ये इकोसिस्टम है और एक ये इकोसिस्टम है, तो इसमें बहुत सी ऐसी प्रजातियाँ होंगी जिनमें समानता मिलती होगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल क्लाइमेट चेंज होने से जो है मतलब कुछ समानता ही नहीं मिलेगी। भाई मनुष्य हम हैं, यहाँ पर हैं इंडिया में, अमेरिका जाएंगे तब भी हम वही रहेंगे। हाँ ये है कुछ समय तक अगर रहेंगे तो हमारे चेहरे में बदलाव आ सकता है, हमारा चेहरा गोरा हो सकता है। कहीं हम चले गए अफ्रीका में विषुवतरेखीय क्षेत्र में, तो वहाँ पर चेहरा काला हो सकता है, ज़्यादा धूप लगेगी, तो ये परिवर्तन तो पड़ेगा, लेकिन कुछ समानता रहेगी। ऐसा नहीं कि प्रजातियों में समानता बिल्कुल समाप्त हो जाती है क्षेत्र बदलने के साथ साथ या जलवायु बदलने के साथ साथ, कुछ समानता रहती है। वो समानता जेनेटिक हो सकती है, जीन के माध्यम से भी हो सकती है। ओके, तो कहने का तात्पर्य है जैसे दो इकोसिस्टम हैं, तो इस क्षेत्र में कुछ पेड़ पौधे जो पाए जाते हैं, वनस्पतियां या जीव जंतु पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र में जो पेड़ पौधे या वनस्पतियां या जीव जंतु पाए जाते हैं, उसमें कुछ समानता मिलेगी उन जीवों में, वनस्पतियों में, और कुछ जो है भिन्नता भी मिलेगी। और इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के जो जीवधारी होंगे उसमें हो सकता है कुछ नए जीवधारियों का भी प्रवेश हो जाए। तो ये जो परिवर्तन की प्रवृत्ति है उसको हम बीटा विविधता के द्वारा जो है उसका मापन करते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम ये भी अध्ययन करते हैं कि ये देखा जाता है बीटा विविधता में कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरे पारिस्थितिकी तंत्र में जो भिन्नता या परिवर्तन की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वो किस स्तर तक है, किस स्तर तक परिवर्तन हो रहा है और किस रूप में हो रहा है और कितनी मात्रा में हो रहा है, इस सब का जो हम अध्ययन करेंगे वो बीटा विविधता के अंतर्गत करेंगे। ये एक इकोसिस्टम है, ये दो इकोसिस्टम है, और इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति, और इसमें भी विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वनस्पति देखेंगे कौन सी नई प्रजाति आ गई, कौन सी दोनों में समानता पाई जाती है जीवों में वनस्पतियों में, और कौन सी असमानता पाई जाती है। तो शायद में क्लियर हो गया होगा। तो
सीधा सा यही है कि इसमें चूँकि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब हम जाएंगे या कोई भी जीवधारी जाएगा तो उसमें परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। आप ही अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाइए, मान लीजिए आप देवीपाटन मंडल में हैं, यहाँ से आप थोड़ा सा चले जाइए गोरखपुर साइड में या बिहार साइड में चले जाइए, तो तुरंत जो है बोली भाषा में परिवर्तन हो जाएगा। कानपुर की तरफ चले जाइए, वहाँ की बोली देखिए कुछ दूसरे तरफ की होगी। मथुरा वृंदावन के आसपास चले जाइए, वहाँ की बोली देखिए कुछ दूसरे तरीके से होगी। तो बोली भाषा में जब मनुष्यों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन आ सकता है, तो इसी प्रकार से एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन का आकलन हम जो है बीटा विविधता के माध्यम से करते हैं। ओके, तो हमने बता दिया कि इसको किस रूप में, किस स्तर पर, कितनी दर से जीवों के समूहों में जो परिवर्तन आ रहा है उसका अध्ययन हम बीटा विविधता के द्वारा करते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। लास्ट में है गामा विविधता। इसको भी देखिए कि गामा विविधता होता क्या है। अब देखिए, अभी तक आपने देखा कि पहले एक इकोसिस्टम में एक समुदाय की जो विविधता थी उसको अल्फा विविधता, या एक प्रजाति या एक समुदाय के जीवों की विविधता अल्फा विविधता। जब हम दो का अध्ययन करते हैं, उसमें समानता असमानता का, उसमें परिवर्तन की दर का, जीवों में होने वाले परिवर्तन का, तो उसको बीटा विविधता कहते हैं। और जो उसको बीटा विविधता कहते हैं। अब जो विविधता गामा विविधता हम बता रहे हैं, गामा विविधता में क्या होता है कि इसमें हम एक से अधिक इकोसिस्टम में जो विविधता पाई जाती है विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, उसका हम अध्ययन करते हैं। गामा विविधता में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में मतलब आवासों की या प्रजातियों की कितनी प्रचुरता है, इसके आवासों में क्या विषमता है या भिन्नता है, समानता है, इन सब का हम पता करते हैं। यानी एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी प्रकार के इकोसिस्टम में जो भी जीवधारियों की विविधता है उसको हम गामा विविधता के द्वारा उसका मापन करते हैं। इसका एक फार्मूला होता है, वो आप जान लीजिए। जैसे गामा विविधता बराबर होता है S1 + S2 - C। S1 क्या है, गामा विविधता क्या है, यानी एक ही प्रजाति के सदस्यों की विविधता को हम गामा विविधता कहते हैं। ओके, लेकिन इसमें अध्ययन तो हम सारे इकोसिस्टम का करेंगे, तो इसको देख लेना होगा। S1 का मतलब एक समुदाय की विविधता या एक इकोसिस्टम की विविधता। प्रथम समुदाय या एक समुदाय की कुल आंकलित संख्या, यानी इस समुदाय में जितनी डाइवर्सिटी होगी उसको हम S1 कहेंगे। फिर दूसरे समुदाय की जो डाइवर्सिटी होगी उसको हम S2 कहेंगे, यानी द्वितीय समूह में प्रजातियों की कुल संख्या का आकलन। और C जो होता है, C का मतलब इन दोनों में कौन कॉमन है उनका, इसका अध्ययन जो हम करते हैं वो गामा विविधता के अंतर्गत करते हैं। समझ लीजिए, एक समुदाय में प्रजातियों की संख्या S2, दूसरे प्रजाति में समुदायों की संख्या -C का मतलब दोनों में उभयनिष्ठ, यानी कुछ समानता तो होगी, कुछ प्रजाति इसमें होंगे वही प्रजाति इसमें भी होंगे। जैसा स्वरूप रूप रंग इनका होगा, गुण इनका होगा, वैसा गुणधर्म इनका भी होगा। तो जो वो उभयनिष्ठ होंगे दोनों में, उनको निकाल दिया जाएगा और फिर इस प्रकार से हम गामा विविधता का मापन करते हैं, गामा विविधता निकल आती है। ओके, ये शायद में क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यानी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सभी इकोसिस्टम के जीवों की संख्या या विविधता हम गामा विविधता के द्वारा मापन कर सकते हैं। इसमें जो फार्मूला है गामा विविधता बराबर S1 + S2 - C, तो S1 का मतलब यही होता है कि प्रथम समुदाय में प्रजातियों की कुल आंकलित संख्या, द्वितीय समूह में प्रजातियों की कुल आंकलित संख्या, और दोनों समुदायों में जो कॉमन प्रजातियां होंगी उनकी संख्या, इसको जब हम निकालते हैं तो गामा विविधता निकलती है। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं भैया। ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगला पॉइंट आपका है, ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता प्रवणता।
देखते हैं इसको। अब जैव विविधता प्रवणता का मतलब ये होता है कि अगर आप एक क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है और दूसरे क्षेत्र में जो विविधता पाई जाती है, उन दोनों में अंतर या उन दोनों में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, उसी को हम ग्रेडियंट या प्रवणता के नाम से जानते हैं। और ये परिवर्तन जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में, पेड़ पौधों में और खुद मनुष्यों में भी ये परिवर्तन देखने की प्रवृत्ति मिलती है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर आप सामान्य रूप से सोचना चाहें तो मानसूनी क्षेत्रों में, विकासशील देशों में जितनी जनसंख्या पाई जाती है उतना यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में नहीं पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिका पर नहीं पाई जाती। तो ये क्या है कि एक निश्चित क्षेत्र पर क्यों जो है इतनी ज़्यादा विविधता पाई जाती है, दूसरे क्षेत्र पर क्यों वो विविधता में कमी आती जाती है या संख्या में कमी आ जाती है, इसका अध्ययन हम इसको ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी में करेंगे, यानी जैव विविधता की प्रवणता। अब देखिए होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है पूरे विश्व में, सबसे ज़्यादा विविधता वाला जो क्षेत्र है वो आपका इक्वेटोरियल रीजन है, यानी विषुवत रेखीय जो फॉरेस्ट एरिया है, चाहे कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, ये विश्व का सबसे संपन्न धनी क्षेत्र जो है जैव विविधता के मामले में पाया जाता है। यहाँ पर जो नेट प्रोडक्टिविटी है वो भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जो विविधता है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर आप देखें तो केवल अमेजन बेसिन में ही लगभग 40,000 पादप प्रजातियाँ हैं, 3,000 जो है मछलियों की प्रजातियाँ हैं, 1,500 पंछियों की प्रजातियाँ हैं, 427 स्तनधारी, 427 उभयचर प्राणी और 378 सरीसृप और 2 लाख कीट पतंगों की प्रजातियाँ। ये डेटा जो मैंने बताया है ये केवल अमेजन बेसिन का बताया है। इसी प्रकार से कांगो बेसिन, नाइजर बेसिन, यानी दूसरे तीसरे क्षेत्र में भी बहुत सी विविधता पाई जाती है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरी पृथ्वी पर लगभग 5 लाख से अधिक जीव जंतुओं, वनस्पतियों की प्रजातियों की खोज हुई है और अभी खोजी जा रही है। 15,000 प्रतिवर्ष जो हम जीव जंतुओं, वनस्पतियों की प्रजातियों को खोज रहे हैं, लेकिन उसी के अनुपात में नष्ट भी हो रही हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन के कारण, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, चाहे क्लाइमेट चेंज के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, यानी 50 प्रजातियां प्रतिदिन लुप्त होती जा रही हैं, 10 से 20,000 प्रतिवर्ष लुप्त होती जा रही हैं। तो इस ग्रेडियंट के अंतर्गत हम यही अध्ययन करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं, आप जान लीजिएगा कि जैव विविधता प्रवणता पर जलवायु के तत्वों का भरपूर प्रभाव पड़ता है, यानी तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, मिट्टी की संरचना या मिट्टी की उत्पादकता, ये सब किसी भी क्षेत्र में वहाँ की विविधता को प्रभावित करती है। अगर टेम्परेचर कम है या वर्षा नहीं हो रही है तो उस क्षेत्र में विविधता में कमी आ जाएगी। जैसे आप मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखिए, टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन वहाँ पर वर्षा नहीं होती है, शुष्क हो जाता है, तो जल की प्राप्ति न होने के कारण उस क्षेत्र में विविधता कम हो जाती है। दूसरी क्षेत्र आप शीत ध्रुवीय क्षेत्रों में देखिए, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र कनाडा या यूरोपियन, उत्तरी यूरोपियन क्षेत्र, उत्तरी साइबेरिया क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों में ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है, तापक्रम ही नहीं प्राप्त हो पाता है, तो इसलिए वहाँ पर विविधता कम हो जाती है। विविधता सबसे ज़्यादा वहाँ पर होगी जहाँ पर जलवायु की परिस्थितियाँ अनुकूल होंगी, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा जिससे पेड़ पौधों का जनन हो सके, बीजों का अंकुरण हो सके, वर्षा ज़्यादा रहेगी तो उससे पादप को जल की प्राप्ति होगी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं को जल की प्राप्ति होगी और वो तेज़ी के साथ आगे की तरफ बढ़ेंगे, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी। चलिए 2 पॉइंट पर हम इनकी पूरी व्याख्या कर दे रहे हैं और सारी समस्या से आपका निपटारा दिला दे रहे हैं। पहली चीज़, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, भूगोल पढ़े होंगे आप तो अच्छी तरीके से जाने होंगे। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय
क्षेत्र की ओर विविधता कम होती जाती है। सीधा साफ जान लीजिए, बहुत शॉर्टकट में लिख रहा हूं, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए, ये आपका इक्वेटोरियल रीजन है। इस क्षेत्र में हाई डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसा हमने बताया है आपको वनस्पति पढ़ाते समय, मैंने इन सब सारी चीज़ों को बता दिया था कि क्यों इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा है। टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो इस कारण से इस क्षेत्र में डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर, चाहे महाद्वीपीय भाग में चाहे जलीय भाग में हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे जीव जंतुओं की, पादप प्रजातियों की, वनस्पतियों की, घासों की संख्या, यानी उनकी संख्या में जो है कमी आती जाती है, क्योंकि उस तरफ जलवायु परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं हैं कि वहाँ पर जीव जंतु, वनस्पतियों का मतलब प्रसरण हो सके या उनका विकास हो सके। ऐसी दशाएं उत्तरी और ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर नहीं होती हैं। इस क्षेत्र में टेम्परेचर ज़्यादा है, वर्षा ज़्यादा हो रही है। ऐसे ऐसे हम उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, वर्षा की मात्रा भी कम होती जाएगी और विविधता भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो एक चीज़ ये आप क्लियर जान लीजिए कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर विविधता में कमी आती जाती है। और यह कमी जलवायु परिस्थितियों के कारण होता है, तापक्रम, वर्षा, आर्द्रता, इन दशाओं के कारण होता है। आगे की तरफ चलते हैं। मैंने बता दिया था आपको। दूसरा एक चीज़ और जानना है आपको, दूसरा पॉइंट, पर्वतीय क्षेत्रों में एक ग्रेडियंट और देखिए। चूंकि आप जान रहे हैं कि इस धरातलीय सतह से जब हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में यहां पर जब हम निचले भाग से ऊपरी भाग की ओर बढ़ेंगे तो विविधता कम होती जाएगी। आप जानते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर क्या होता जाता है, कम होता जाता है। 1000 मीटर की ऊंचाई पर इस धरातल से जब ऊपर बढ़ेंगे ट्रोपोस्फीयर में, तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से टेम्परेचर कम होता जाता है। तो हम पर्वत के निचले भागों से अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, यानी किसी भी निचले धरातल की तरफ से जब हम ऊपरी भाग की तरफ बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से तापक्रम कम होता जाएगा। तापक्रम कम होता जाएगा, जलवायु की परिस्थितियां प्रतिकूल होंगी, ठंडी खूब पड़ेगी, तो उस ठंडी में जीव जंतु, वनस्पति का प्रादुर्भाव कम होगा या नहीं के बराबर होगा। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाएगा अगर माइनस में टेम्परेचर चला गया तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत कम होगी। तो क्लियर हो गया। यानी पर्वतीय भागों में निचले भाग से ऊपरी भाग की ओर बढ़ने पर जो है विविधता कम होती जाती है। हम इस पूरे ग्लोब पर अब एक बार संक्षेप में समझ सकते हैं। यानी विषुवत रेखा से, यानी ग्लोब से विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की तरफ बढ़ने पर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे स्थलीय चाहे जलीय भागों में, डाइवर्सिटी कम होती जाती है। उसका कारण जलवायु परिस्थितियाँ हैं। सामान्य रूप से धरातलीय सतह से ऊपर बढ़ने पर टेम्परेचर कम होता जाता है और ज्यों ज्यों हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की चोटियों की तरफ बढ़ते जाते हैं, उनमें भी डाइवर्सिटी कम होती जाती है। जैसा कि मैंने बता दिया कि टेम्परेचर कम होता जाता है और कम टेम्परेचर पर डाइवर्सिटी भी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें जो है पौधों में, वनस्पतियों में जनन की क्षमता कम हो जाती है, उनका प्रस्फुटन, बीजों का अंकुरण वगैरह नहीं हो पाता है। ऐसे में वनस्पतियों का विकास भी बहुत अल्प मात्रा में होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया कि क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी ऑफ ग्रेडियंट, यानी ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता प्रवणता क्या है। जैव विविधता प्रवणता का यही मतलब है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जीव जंतुओं और वनस्पतियों की संख्या में कमी आती जाती है या बदलाव की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी को हम
क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी ग्रेडियंट या ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ओके, जो मैंने बता दिया, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर और पर्वतीय घाटियों से चोटी की तरफ डाइवर्सिटी कम होती जाती है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं हॉट स्पॉट या तप्त स्थल क्या होता है। हॉट स्पॉट तप्त स्थल। अब देखिए हॉट स्पॉट या तप्त स्थल से तात्पर्य किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर जीव जंतुओं, वनस्पतियों, पेड़ पौधों की प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है, उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट कहते हैं। यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर डाइवर्सिटी अधिक हो, यानी जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत अधिक हो, उस क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट के नाम से जानते हैं। यानी उस क्षेत्र में एनिमल या क्या कहते हैं जंतु समुदाय और पादप समुदाय, इनकी प्रचुरता अगर उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है तो वो क्षेत्र हॉट स्पॉट होगा। लेकिन इतना ही कहना उपयुक्त तो नहीं है। हॉट स्पॉट हम मतलब उस क्षेत्र को घोषित किया जाता है जिस क्षेत्र में अत्यधिक विविधता के साथ साथ कुछ प्रजातियां संकट में आ जाती हैं, अर्थात वो क्षेत्र जहां पर डाइवर्सिटी अधिक होते हुए भी कुछ प्रजातियां विलोप के कगार में हो या संकटापन्न स्थिति में हो, उस क्षेत्र को ही हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है। सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया गया, यानी तप्त स्थल का प्रयोग किया गया। ये एक ब्रिटिश पर्यावरणविद थे और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने 1988 में किया था। इन्होंने ये बताया कि एक ऐसा क्षेत्र ये लिखा तो है जहां पर कम से कम न्यूनतम 1500 स्थानीय संवहनीय यानी न्यूनतम 1500 स्थानिक संवहनीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, पहली विशेषता ये है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल उस क्षेत्र को घोषित किया जाएगा जहां पर कम से कम 1500 जो है प्रजातियां संवहनीय पौधों की हो। संवहनीय पौधों का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जिनमें ऐसे ऊतकों का विकास हो जिससे वो जो है भोजन, जल या खनिज लवण को एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचा सकें, यानी उनमें जो है भोजन को स्थानांतरण करने की क्षमता पाई जाती हो, ऐसे पौधों को हम संवहनीय पौधे कहते हैं। ओके, तो ये कम से कम उस क्षेत्र में 1500 स्थानिक संवहनीय पौधे की प्रजातियां पाई जाती हों, उस क्षेत्र को हम तप्त स्थल घोषित करेंगे। दूसरा ये है इनका लगभग 70% आवास नष्ट हो गया हो।
देखिए कॉन्सेप्ट इसका, लगभग 70% आवास नष्ट हो गया हो। नष्ट क्या मतलब, जो है उनकी आशंका हो, यानी 70% आवास नष्ट हो गए हों या उनके नष्ट होने की संभावना प्रकट हो रही हो। ऐसा अनुमान किया जाता हो कि लगभग 70% आवास जो है उनके नष्ट होने वाले हैं या हो जाएंगे। तो ऐसे जो है क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट या तृप्त स्थल कहते हैं। सीधा सा चीज़ है, दोनों चीज़ आप देख रहे हैं, एक तरफ तो डाइवर्सिटी ज़्यादा हो और दूसरी तरफ उनके आवास। अब जब आवास नष्ट हो जाएंगे तो क्या वो पेड़ पौधे वनस्पतियाँ उस क्षेत्र में पनप पाएंगी? किसी भी परिस्थिति तंत्र में, चाहे वन समुदाय हो, अगर मान लीजिए किसी फॉरेस्ट एरिया में आग लग गई तो निश्चित रूप से जब आग लगती है, बहुत भीषण आग लगती है, आपने सुना होगा कैलिफोर्निया के जंगलों में, इंडोनेशिया के जंगलों में भीषण आग लग चुकी है। एल नीनो के प्रभाव में इंडोनेशिया के जंगलों में 1998 के आसपास आग लग गई थी। तो जब जंगलों में आग लगेगी तो बहुत बड़ी मात्रा में जो सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, सांप, बिच्छू, केकड़े जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं या बिल में रहने वाले हैं या पौधों के तनों पत्तियों पर रहने वाले हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में मर जाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में उनकी डाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है। उड़ने वाले जीव जो होते हैं, पंछी लोग, तो वो तो एक स्थान से उड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, लेकिन उस क्षेत्र का जो एक आवास है जहाँ पर वो जीव विकसित हो सकते हैं, वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो यही इसमें बताया गया है कि 1500 स्थानीय संवहनीय पौधों की प्रजातियां हों, अर्थात संवहनीय पौधे जिनमें ऐसे ऊतकों का विकास हो कि वे भोजन, खनिज और जल एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचा सकें, यानी उनमें इनमें स्थानांतरण करने की क्षमता पाई जाती हो, ऐसे पौधों को हम संवहनीय पौधे कहते हैं। और उस क्षेत्र में दूसरी विशेषता ये होनी चाहिए कि लगभग 70% आवास नष्ट होने की आशंका हो। तो ऐसे क्षेत्र को हम हॉट स्पॉट घोषित कर देते हैं। सीधा सा तात्पर्य यही है, हॉट स्पॉट वह क्षेत्र होता है यानी जैव विविधता से परिपूर्ण खतरे में पड़ा हुआ क्षेत्र हॉट स्पॉट कहलाता है। यानी बायोडाइवर्सिटी से संपन्न क्षेत्र जो खतरे की स्थिति में चल रहे हैं, उसको हम हॉट स्पॉट घोषित करते हैं। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। विश्व में प्रेजेंट टाइम तक जो भी अभी तक हमारे पास डेटा उपलब्ध है, 2021 जनवरी फरवरी, लगभग 36 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। हाँ, 36, ये पूरे विश्व में हॉट स्पॉट क्षेत्र पूरे विश्व में है 36, जिसमें से भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। उनके नाम मैं बता दे रहा हूँ। हाँ, ये संख्या कुछ घटेगी नहीं, लेकिन बढ़ सकती है, क्योंकि नए नए क्षेत्रों की पहचान की जाती है, कहाँ पर डाइवर्सिटी है, कहाँ पर प्रजातियों का विलोपन हो रहा है, ऐसे क्षेत्रों को निरंतर खोजा जा रहा है। तो इसलिए ये संख्या बढ़ सकती है। और जब भी आपको परीक्षा देना होगा, इस डेटा को अपडेट कर लीजिएगा कि कहीं 36 की जगह पर 37 तो नहीं हो गया है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम भारत के तप्त स्थल कौन से हैं। हालांकि इस चैप्टर को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। अगले लेक्चर में आपको मैं बता दूंगा कि हॉट स्पॉट पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से क्षेत्र पर हैं, उनका मानचित्र में भी बता दूंगा, किस क्षेत्र की क्या विशेषता है उसको भी बता दूंगा, और भारत के हॉट स्पॉट के बारे में चर्चा होगी। लेकिन यहाँ पर केवल हॉट स्पॉट क्या है और भारत में हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको आपको जान लेने की ज़रूरत है। भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ये मैप है इंडिया का। चलिए, इसी में हम बता दे रहे हैं उन लोकेशन 4 हॉट स्पॉट क्षेत्रों की। पहला है हिमालयन रीजन। हिमालयन रीजन या हिमालयन प्रदेश, आपका जो ये एरिया है ये पूरा हॉट स्पॉट से संबंधित है। अब पहले चूंकि ये क्षेत्र हॉट स्पॉट विविधता वाला सबसे ज़्यादा क्षेत्र ये है, पूर्वी हिमालय का भाग जो है,
और पश्चिमी हिमालय में उतनी ज़्यादा प्रजातियां नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि लेह लद्दाख इन सब का क्षेत्र पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और ऊंचे पहाड़ी भागों में ज़्यादातर हिमपात जो होता है बर्फ़ के कणों के रूप में बर्फ़ नीचे गिरती है। तो इस क्षेत्र में उतनी डाइवर्सिटी नहीं है जितना पूर्वोत्तर भाग में है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होने के साथ साथ वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट की जो सघनता है, वृक्षों की ऊंचाई है, वो इन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। तो ये अब हालांकि अलग अलग नहीं कहते हैं, तो इसको हम हिमालयन रीजन के ही नाम से जानते हैं। ये भारत में एक प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र है आपका वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का क्षेत्र ये जो है आपका ये है, हाँ थोड़ा सा और इधर रहेगा, ये वाला एरिया जो है आप जान रहे हैं। यहाँ पर जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो इस पश्चिमी घाट से ही टकरा करके घनघोर बारिश करती है। लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास इस क्षेत्र में वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र में भी बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए भारत का दूसरा हॉट स्पॉट प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर गुजरात के दक्षिण से लेकर के गिर राष्ट्रीय से लेकर के और यहाँ पर दक्षिण तक, और भी ये नीचे चला गया है श्रीलंका तक। तो ये भी क्षेत्र जो है बहुत ही जैव विविधता से संपन्न है। उत्तरी सह्याद्री में 16 वन आपका नाम सुना होगा, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि 16 वन कहाँ पाए जाते हैं। तो वो जो क्षेत्र जो है ये जैव विविधता वाला ही क्षेत्र है। ओके, फिर इसके बाद में है इंडो बर्मा। यहाँ पर एक क्षेत्र है जो भारत और कुछ म्यांमार वाले क्षेत्र को जोड़ता है। ये भी एक हॉट स्पॉट का क्षेत्र घोषित किया गया है, ये नंबर 3 पर है। और एक है सुंडालैंड रीजन, जो आपका यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो निकोबार वाला जो क्षेत्र है सुंडालैंड के नाम से वो जाना जाता है, सुंडालैंड रीजन, या उसको निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो कहने का मतलब है निकोबार द्वीप समूह और इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालयन क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, ये भारत के जो है 4 डाइवर्सिटी क्या कहते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा हमारे ख्याल से। तो ये हॉट स्पॉट क्या है, हॉट स्पॉट की क्या विशेषता है, किस क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित किया जाता है, विश्व में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं और भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। बाकी इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। अब कुछ चीज़ें और बता दूं मैं कि सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है भारत में वो इस पश्चिमी घाट वाले ही क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग 64.95 यानी 65% डाइवर्सिटी जो इन चारों क्षेत्रों की है वो इसमें जो है पाई जाती है। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। इसके बाद में हिमालयन क्षेत्र में लगभग 44% के आसपास डाइवर्सिटी इस क्षेत्र में पाई जाती है, यानी यहाँ की कुल विविधता की 44% विविधता पाई जाती है। और सुंडालैंड हॉस्पिटल में 1.25 ये डाइवर्सिटी का एक परसेंटेज है, इसको भी आप जाने रखिए। अब कुछ चीज़ें और भी आपको मैं बता दूं। एक शब्द है होप स्पॉट, जो भी नया प्रचलन में आया है, HOPE, होप स्पॉट, SPOT। यह शब्द जो है मुख्य रूप से जलीय परिस्थिति तंत्र के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से स्थलीय भागों में डाइवर्सिटी पाई जाती है उसी प्रकार की डाइवर्सिटी महासागरीय भागों में भी पाई जाती है। आपको ओशिनोग्राफी पढ़ाते समय हमने बताया था कि जो महासागरों का ऊपरी भाग है, 200 मीटर की गहराई वाला भाग है, उसमें फाइटोप्लैंक्टन की बहुत ज़्यादा प्रचुरता है। मैंने आपको ये भी स्पष्ट किया था कि महासागरों में रहने वाले जीवधारियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो प्लैंक्टन, दूसरा नेक्टन, तीसरा बेंथेस। प्लैंक्टन समुदाय का संबंध ऊपरी महासागरीय भाग से है, जहाँ पर पेड़ पौधों वनस्पतियों की प्रजातियों में बहुत ही ज़्यादा विविधता है। बहुत ही कम समय में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र पर इनका आवरण छा जाता है, जिसको हम सागरीय चरागाह के नाम से जानते हैं।
तो होप स्पॉट जो शब्द है वो इसी जलीय परिस्थिति तंत्र में जीव जंतुओं और पादपों की विविधता के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। दूसरा मैंने बताया था नेक्टन समुदाय के जंतु, ये महासागर के विभिन्न परिमंडलों में विचरण करने वाले जीव होते हैं। तीसरा है बेंथस समुदाय। बेंथस समुदाय महासागर की तलहटी यानी निचले भागों पर निवास करने वाले जीव होते हैं। कुछ तलवासी होते हैं और कुछ तलहटी के अंदर भी मृदा में भी निवास करने वाले जीव होते हैं। तो ये सब विविधता का अध्ययन एक जलीय परिस्थिति तंत्र के अंतर्गत किया जाता है। ओके, अब विश्व में लगभग 78 हॉट होप स्पॉट क्षेत्र घोषित किए गए हैं। भारत में 2 क्षेत्र हैं, एक अंडमान निकोबार और दूसरा लक्षद्वीप। अंडमान अभी मैं डिलीट हो गया, तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भारत के 2 जो है होप स्पॉट क्षेत्र हैं। ओके, तो ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, जैव विविधता देश, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। मेगा डाइवर्सिटी और कुछ है इसमें क्या हमने चलिए देखिए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इसमें 2 चीज़ें आप देख लीजिए कि विश्व में लगभग विश्व में कुल मिलाकर के 17 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री पाए जाते हैं। और मेगा डाइवर्सिटी कंट्री उसे घोषित किया जाता है जहां पर जैविकीय समुदाय की विविधता सबसे ज़्यादा होगी, यानी लगभग 5000 से ज़्यादा स्थानिक संवहनीय पौधों की संख्या होगी। पाँच हजार या 5000 से ज़्यादा अगर स्थानिक संवहनीय पौधों की संख्या अगर किसी क्षेत्र में या किसी देश में पाई जाती है तो उसको मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के नाम से जाना जाता है। और भारत, हमारा देश भारत भी एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंतर्गत आता है। अब हम थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ते हैं, क्योंकि ये लेसन आपका बहुत ही बड़ा है और इसको लगभग 2 या 3 लेक्चर में ही समाप्त किया जाएगा, तो थोड़ा सा हमें स्पीड भी पकड़ने की ज़रूरत है। हम आगे की तरफ चलते हैं। जैव विविधता का महत्व, क्या महत्व है जैव विविधता का? चलिए देखिए, आप जान रहे हैं कि जो पेड़ पौधों, वनस्पतियों, जीव जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है वो केवल पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के लिए ही नहीं लाभदायक होती है, बल्कि वो मानव समुदाय और किसी भी देश की सभ्यता और उसकी संस्कृति के लिए एक धरोहर के रूप में भी काम करती है। सबसे पहली विशेषता तो ये है कि इन क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य भी किए जाते हैं डाइवर्सिटी के क्षेत्र में, और इनसे हम विभिन्न प्रकार के उत्पादक स्रोत भी प्राप्त करते हैं, चाहे वनों के माध्यम से हो, चाहे विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के माध्यम से हो। बहुत सी ऐसी दवाइयाँ प्राप्त की जाती हैं, चाहे आप संजीवनी बूटी का नाम सुने हो, रामायण काल में हनुमान जी सुसेन वैद्य के आदेश पर हिमालय में संजीवनी बूटी को लाए थे, जो प्राण की रक्षा करती थी। और बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियां हैं हमारे इस प्रकृति में जिनको अभी हम खोज ही नहीं पाए हैं, उनकी खोज जारी है। उन जड़ी बूटियों से तमाम प्रकार की औषधियों का निर्माण किया जाता है, मलेरिया की दवा, कैंसर की दवा, इन सब के इस्तेमाल में विभिन्न प्रकार के पौधों को प्रयोग में लाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक औषध के रूप में भी काम करते हैं। वनों के द्वारा हम प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान समय में भी बहुत सी जनजातियाँ वनों पर ही आश्रित हैं। प्राथमिक उत्पाद के रूप में उनसे हम वन वस्तु संग्रहण करते हैं। कुछ
खाद्य पदार्थ भी उनसे प्राप्त करते हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के जीवों का और वहाँ के पशु पक्षियों का, जीव जंतुओं का और स्थानीय समुदायों का जो है भरण पोषण इन्हीं वनों के द्वारा और वनों पर आधारित फल फूल पौधों द्वारा प्राप्त किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार लगभग 20% से कम प्रजातियों का उत्पादन, 20% प्रजातियां विश्व की लगभग 85% मानव जनसंख्या की भोजन की आपूर्ति करती हैं। याद रखिएगा, लगभग 20% पादप प्रजातियां 85% मानव जनसंख्या का भरण पोषण करती है। प्रजातियों का मतलब या प्रजातीय विविधता का मतलब केवल वनस्पति समुदाय या जंगल से या जीव जंतुओं से नहीं है। विविधता का मतलब आपके फसलों की विविधता से भी है। धान की वैरायटी अलग अलग है, गेहूं की वैरायटी अलग अलग है, मक्के की वैरायटी अलग अलग है। तो इन सब की विविधता से है जो हमें, जिनके माध्यम से हमारा भरण पोषण होता है, उसी के द्वारा मनुष्य का जीवन चलता है, उसी के द्वारा पशु जगत का भी जीवन चलता है। तो इसलिए जैव विविधता का बहुत ही बड़ा महत्व है। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, दलहन, तिलहन, इन सब की प्रजातियों का हम उत्पादन करते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है अपना भरण पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से जैव विविधता का एक खाद्य पदार्थ के रूप में बहुत बड़ा महत्व है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो स्वपोषी होते हैं, यानी प्राथमिक उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे और वनस्पतियाँ होती हैं, उनको एक शाकाहारी वर्ग का जीव भक्षण करता है, यानी उन्हीं पर आश्रित रहता है। शाकाहारी जीव नहीं कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। फिर उन शाकाहारी जीवों पर द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता निर्भर होता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता निर्भर होता है। तो इस प्रकार से किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों का एक चक्र चला करता है। तो ये क्या है, ये डाइवर्सिटी नहीं होती, या किसी एक प्रकार का प्राणी समुदाय अगर नष्ट हो जाता तो उसकी वजह से दूसरे प्रकार का भी प्राणी समुदाय प्रभावित होने लगता। तो ये डाइवर्सिटी का होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा हम चलते हैं औषधियों के बारे में। पहला तो हो गया ये खाद्य पदार्थ के रूप में जैव विविधता का क्या महत्व है। दूसरा औषधियों के रूप में क्या महत्व है। आप जान रहे हैं कि पेड़ पौधों वनस्पतियों से जंगलों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका उपयोग हम दवा के रूप में, औषधि के रूप में हम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जिसके द्वारा बहुत से रोगों का उपचार होता है। जिन्हें भी हकीम वैद्य थे या हमारे प्राचीन समय के जो वैद्य ऋषि थे, वो सब जंगलों से प्राप्त जड़ी बूटियों का ही इस्तेमाल करते थे। हमारा जो आयुर्वेद है वो पूर्णतः जो है इन्हीं प्राथमिक उत्पादों पर, वन्य जीवन और जो है क्या कहते हैं पेड़ पौधों वनस्पतियों पर जो है निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा जैविक समुदाय है, उनकी विविधता है, वो एक औषधि के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। कुछ के नाम मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कई ऐसे पादप पदार्थ हैं जिनसे दर्द निवारक दवाएँ बनाई जाती हैं। मलेरिया, कैंसर, जटिल बीमारियों का उपचार किया जाता है। जैसे मॉर्फिन दर्द निवारक दवाओं के रूप में, कैंसर के लिए टेक्सोल दवा का निर्माण इन्हीं पादपों से होता है। और कई पादपों से एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती हैं। 25% दवाओं का निर्माण केवल 120 प्रजातियों के माध्यम से ही किया जाता है। 120 पादप प्रजातियां ऐसी हैं जो विश्व की लगभग क्या कहते हैं 25% दवाओं का इस्तेमाल उनके निर्माण में होता है। विषुवतरेखीय क्षेत्र जानते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता उन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो उस क्षेत्र में बहुत से औषधीय पादप पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि हम लोग पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी को माता के नाम से पुकारते हैं। तुलसी का भी सेवन हम चाय के रूप में जब करते हैं तो हमारी हरारत या थकान तुरंत दूर हो जाती है। तो नीम, तुलसी, हल्दी, चिरैता, सहजन, एलोवेरा, हड़जोरा, करी पत्ता, अश्वगंधा, धृतकुमारी, महुआ, पीपल, करेला, जामुन, अर्जुन बेहड़ा, हर्रे, मेथी, मतलब बहुत सी हजारों प्रजातियां ऐसे हैं इन पौधों की जिनके बीजों का या जिनके तनों का इस्तेमाल हम दवाओं के रूप में करते हैं। तो एक औषधि के रूप में इन जैव विविधता का सबसे बड़ा महत्व है। ओके, आगे चलते हैं हम
नंबर तीसरा, पर्यटन की दृष्टि से महत्व। पर्यटन, जो विश्व के मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र हैं वो उस देश के एक सौंदर्य रिसोर्सेस के रूप में होते हैं, एक सौंदर्य संसाधन के रूप में भी इस्तेमाल मतलब किए जाते हैं। वहाँ पर बहुत से टूरिस्ट विदेशों के जो है घूमने टहलने के लिए जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हम जाते हैं जहाँ पर मछलियाँ अनेक प्रकार की पाई जाती हैं, मगरमच्छ की प्रजातियाँ अनेक प्रकार की पाई जाती हैं। आप चिड़ियाघर में जाते होंगे, वहाँ पर भी एक पर्यटन के रूप में वो आकर्षण केंद्र के रूप में होता है। नेशनल पार्क में जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर घूमने टहलने के लिए जाते हैं, सेंचुरी में जाते हैं, तो वहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के प्राणियों, पौधों और विभिन्न प्रकार के जीवधारियों की प्रजातियों को हम देख करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये क्षेत्र जो डाइवर्सिटी के हैं, में खासकर मेगा डाइवर्सिटी के क्षेत्र, ये एक पर्यटन स्थल के रूप में भी हमारे लिए उपयोगी हैं, जहाँ पर हम मनोरंजन के लिए जाते हैं। ओके, अगला है सामाजिक या परितंत्रीय महत्व। इनका सामाजिक महत्व भी है, जैव विविधता का सामाजिक महत्व है। लेकिन अब वर्तमान समय में, जैसे अभी पिछली कक्षा में हमने बताया था प्रदूषण वाले में, कि किस प्रकार से बहुत से देशों में अम्लीय वर्षा हो रही है, एसिड रेन हो रहा है। तो उस एसिड रेन की वजह से वो जल की बूंदें जिन क्षेत्रों में गिर जाती हैं वहाँ पर जीव जंतु वनस्पतियों का नाश हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि इनसे भी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैव विविधता ह्रास के लिए ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, और इससे हमारा सामाजिक या परतंत्रीय जो है ढांचा गड़बड़ हो जाता है, एक इकोसिस्टम में जो है व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। तो एक पारिस्थितिकी दृष्टि से भी जैव विविधता का बहुत बड़ा महत्व है। थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ अगर इधर उधर होती है तो आप उसको सही कर लेंगे। प्रयास यही है कि आपको टू द पॉइंट और जो तार्किक चीज़ें हैं वही बताई जाएं जो आपके कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित हैं। अगला है कृषि में जैव विविधता का महत्व। आप जान रहे हैं कि बहुत सी कृषि की प्रजातियां हैं फसलों की जो खतरे में आ चुकी हैं, जिनका प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा है। हम जैसे पुराने बीजों का जो इस्तेमाल करते थे, पहले क्या था, आज के 20 साल पहले की बात बताऊं मैं, कि हम एक ही बीज का इस्तेमाल बार बार करते थे। एक ही बीज को इस वर्ष बोया, उसमें से कुछ अच्छे पौधे निकले, उन अच्छे पौधों से बीज को निकाल करके अलग रख लिया जाता था, उन्हीं पौधों के बीजों का अगले साल भी इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, इन पौधों के बीजों की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो अच्छी थी। आज के बीजों में हम जो हाइब्रिड बीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे जो परंपरागत बीज थे वो सब धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उनके स्थान पर हम नए बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भले ही जो है कम समय में अधिक उपज देने वाली फसलें आ गई हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कृषि के क्षेत्र में भी जैव विविधता का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इस जैव विविधता के बढ़ने से ही कृषि के क्षेत्र में भी विविधता बढ़ेगी। आगे की तरफ हम चलते हैं अब थोड़ा सा। जैव विविधता का विनाश, डैमेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लास्ट पॉइंट आपका ये चल रहा है। जैव विविधता की क्षति। डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी। देखिए, वर्तमान समय में जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में बता चुका हूँ इसको बहुत अच्छे तरीके से, कि यथाकथित आधुनिकता, उपभोक्तावादी संस्कृति और मनुष्य की विलासितापूर्ण जीवन पद्धति, इसके चलते उसने जो है एक अपने लिए कृत्रिम माहौल बना लिया है, एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट का निर्माण कर लिया है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वो प्रकृति से दूर हटता जा रहा है। हमारे प्राचीन ऋषियों मनीषियों ने मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध को एक धागे में जोड़ दिया था कि मनुष्य जो है प्रकृति की पूजा करेगा, वो प्रकृति का दोहन नहीं कर सकता है, वो वृक्षों को नहीं काटा जा सकता है। लेकिन औद्योगिक क्रांति के पश्चात इंडस्ट्रियल सेक्टर में खूब तेज़ी से वृद्धि हुई, परिवहन मार्गों का खूब विकास किया गया, जिसके तमाम वन क्षेत्र जो है खंड खंड में डिवाइड हो गए। तमाम प्राकृतिक जो जीव जंतु थे उनके आवासों का सफाया कर दिया गया।
कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया, कृषि में भी कीटनाशकों का भरपूर प्रयोग किया गया। इससे कहीं ना कहीं हमारी जैव विविधता जो है खतरे में पड़ चुकी। बहुत सी ऐसी प्रजातियां, जैसे मैंने उदाहरण दिया गिद्ध की प्रजाति का, और बहुत से बंदरों की प्रजातियों का, बहुत से पशु पक्षियों की प्रजातियों का, जिनका विलुप्त हो चुके हैं यानी समाप्त हो चुके हैं, वो आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनका नाम रेड डाटा बुक में अंकित हो गया है। ऐसे बहुत से संकटापन्न प्रजातियां जो है हमारे इस धरातल पर विद्यमान हैं। यानी कहीं ना कहीं मनुष्य की उस उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के आगे जो है प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और जैव विविधता का ह्रास हुआ है। तो इसी की चर्चा हम थोड़ा सा कर रहे हैं कि किन किन कारणों से जैव विविधता का ह्रास हुआ है। तो देखिए, दो कारक हो सकते हैं जैव विविधता को नष्ट करने वाले, दो कारक हो सकते हैं। पहला कारक है प्राकृतिक कारक और दूसरा कारक है मानवीय कारक। प्राकृतिक कारक, देखिए प्रकृति भी किसी भी सिस्टम में हस्तक्षेप करती है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे चक्रवात हो, सुनामी हो, या ज्वालामुखी का उद्गार हो, या भूकंप हो। इन सब के माध्यम से कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का स्थानांतरण होता है और बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो जाती हैं। जंगलों में आग लग जाने से बहुत सी प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। तो इस वजह से जो है जैव विविधता को हानि पहुंचती है। तो जो प्राकृतिक माध्यम से है हम उनको प्राकृतिक कारक कहते हैं, यानी प्रकृति भी जैविक के विनाश करती है, इसको आप जाने रहिए। लेकिन वर्तमान समय में जिस जैव विविधता के ह्रास की बात हम कर रहे हैं उसमें मनुष्य की सबसे बड़ी भूमिका है। प्रकृति यदि किसी तंत्र में हस्तक्षेप करती है या उसमें व्यवधान उत्पन्न करती है तो प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर एक स्वतः नियामक क्रियाविधि होती है, होम्योस्टेटिस मेथड। उस विधि के द्वारा वो उस क्षतिपूर्ति को जो है समायोजित कर लेती है, उसको बराबर कर लेती है। लेकिन मनुष्य जब वो विनाशक प्रवृत्ति अपनाता है तो मनुष्य उतने बड़े पैमाने पर जो है उसका समायोजन नहीं कर पाती है और वहाँ पर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है। यानी वहाँ पर जब जैव विविधता का ह्रास होता है, यानी नष्ट होते हैं जैव प्रजातियाँ, तो उसका समायोजन करने में बड़ा समय लगता है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं प्राकृतिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं। पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये हम पुराने समय से ले रहे हैं, जब से पृथ्वी का विघटन हुआ, जिससे आपने जलवायु परिवर्तन में पढ़ा था कि प्लीस्टोसीन एज में गुंज मेरडल रिस उर्म में पूरा उत्तरी क्षेत्र जो है बर्फ़ की चादरों से ढक गया और विभिन्न प्रकार की जैव प्रजातियाँ, जीव जंतु, वनस्पति सब जो है नष्ट हो गए। जुरैसिक युग में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी के उद्गार हुए, क्रिटेशियस में भ्रंशन की प्रक्रिया हुई, जिसके कारण बहुत से जीव जंतु वनस्पति नष्ट हो गए। डायनासोर जुरैसिक युग में विलुप्त हो गए। तो ये सब घटनाओं के बारे में हमने बताया था। तो ये प्राकृतिक कारक हैं जो जैव विविधता के लिए हानिकारक होते हैं। तो प्राकृतिक कारकों में जैसे हो गया आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक, तीसरा अर्थक्वेक्स यानी ज्वालामुखी, वॉल्केनो ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और भी होगा सूखा, स्थानीय तूफान। ये सब ऐसे हैं जो किसी क्षेत्र की डायवर्सिटी को समाप्त कर देते हैं। ओके, इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी बड़े पैमाने पर जीव जंतुओं और वनस्पतियों का विनाश होता है। आगे हम चलते हैं मानवीय कारक, ह्यूमन एक्टिविटी। इसमें सबसे पहला है आवास विनाश। इसी को हम लोगों को पढ़ना है, आवास विनाश। दूसरा आवास विखंडन।
तीसरा, औद्योगिकरण। चौथा, नगरीय विस्तार, परिवहन, सेवाओं या मार्गों का विस्तार। और छठवां, प्रदूषण। बस इन तीनों से ही प्रदूषण होगा। और अगला, निर्वनीकरण, यानी वनों का बड़े पैमाने पर विनाश। फिर इसके बाद में और भी है, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है। तो चलिए हम एक एक की चर्चा करते हैं। ये चीज़ें आप जान रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वेगनर महोदय ने दिया था, और भी इसमें टेलर, स्नाइडर आदि ने जो है योगदान दिया। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताते हैं कि प्लेटें 3 प्रकार की जो मुख्य रूप से होती हैं, विनाशात्मक, रचनात्मक, संरक्षी। इनके टकराव के कारण जो है पृथ्वी पर तमाम प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जब विस्फोट होगा तो बहुत बड़े पैमाने पर पृथ्वी के आंतरिक भाग से मलबा निकल करके बाहर की तरफ फैलेगा, तो उस क्षेत्र की जो जीव प्रजातियाँ हैं, जैविक समुदाय है, वो सब नष्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। भूकंप जिस क्षेत्र में आता है उस क्षेत्र में तबाही मच जाती है। सुनामी आता है तो उस क्षेत्र में तमाम प्रकार के जीवधारियों को नष्ट कर देती है, पेड़ पौधों, वनस्पतियों की प्रजातियों को उखाड़ करके दूसरे स्थान पर फेंक देती है। इसी प्रकार से चक्रवात, बाढ़, तूफान, सूखा, ये सब परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो किसी भी क्षेत्र के जैवीय समुदाय का विनाश कर देती हैं, यानी वहाँ की डाइवर्सिटी को कम कर देती हैं। अब हम एक एक पर थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा कर इसको समाप्त कर रहे हैं। चलिए, ह्यूमन एक्टिविटी जो है इसी पर हम मुख्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहला है आवास विनाश। ओके, आवास विनाश का तात्पर्य ये है, जब किसी भी क्षेत्र में चाहे प्राकृतिक कारकों के माध्यम से चाहे मानवीय कारकों के माध्यम से आवास नष्ट हो जाएंगे तो उस क्षेत्र की डाइवर्सिटी कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर जंगलों में चाहे प्राकृतिक कारकों के माध्यम से आग लग जाए, दावानल जिसको कहते हो आप, और चाहे ह्यूमन एक्टिविटी के माध्यम से या मनुष्य ही उसमें आग लगा दे, तो देखते हैं कि आप जो है सैकड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनस्पतियां जो है झुलस जाती हैं, पेड़ पौधे छोटे छोटे समाप्त हो जाते हैं, तमाम ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, सांप बिल में रहने वाले बिच्छू केकड़े, ये सब मर जाते हैं। बहुत बड़े पैमाने पर जैव प्रजातियों की नुकसान हो जाती है। तो उनकी आवास के नष्ट हो जाने से डाइवर्सिटी कम हो जा रही है। दूसरा प्रमुख कारक है आवास विनाश का, मनुष्य भी प्रमुख आवास विनाश का प्रमुख कारक है। आप जानते हैं मनुष्य ने अपने को डेवलप करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया है, बड़े पैमाने पर जो है पृथ्वी के संसाधनों का दोहन किया है, वनों का निर्वनीकरण किया है, तमाम प्रकार की लकड़ियों को जो है फर्नीचर उद्योग में लगाया और जंगलों से लकड़ियां काट काट करके अपने भोजन को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की शुरुआत में, अब तो कम हो गया। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास के कारण जगह जगह पर जो है क्षेत्रों को, वनों को सफाया करके औद्योगिक क्षेत्रों का भी निर्माण किया गया। जैसे जिस क्षेत्र में मान लीजिए प्राकृतिक वनस्पति का विकास है लेकिन वहाँ पर कोई मिनरल्स पाए जा रहे हैं, तो उस क्षेत्र पर सरकार अधिग्रहण करने के लिए वनों का सफाया कर दिया, पेड़ पौधों को काट करके अलग कर दिया गया। जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़ के बहुत से इलाके इस तरह से साफ कर दिए गए। दूसरा है सड़क निर्माण। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। सड़क निर्माण की प्रक्रिया में आप जान रहे हैं कि सड़क निर्माण के द्वारा जो है जगह जगह पर जो प्राकृतिक आवास थे उनका विखंडन हो गया। एक रेलवे लाइन गुजर रही है किसी जंगल के, तो उधर के प्राकृतिक जीव जंतु, इधर के प्राकृतिक जीव जंतु जो हैं वो अलग अलग हो गए। इस प्रकार से आवास का भी विखंडन हो गया, न केवल आवास नष्ट हुए, और उनको करने में जो है पेड़ों को काटा गया होगा, वनस्पतियों को साफ किया गया होगा। झूमिंग कृषि प्रणाली के माध्यम से मनुष्य ने बड़े पैमाने पर वनों का कटान किया। आज भी पूर्वोत्तर क्षेत्रों में झूमिंग कृषि हो रही है, जगह जगह पर पेड़ पौधे वनस्पतियों को जलाकर खेती का काम करते हैं। तो इससे जो हमारे प्राकृतिक वनस्पतियाँ थीं या वर्तमान में जो जीव जंतु थे
वो इन आवासों के विनाश हो जाने के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इससे हमारा जैव विविधता खतरे में पड़ रहा है। आप देखेंगे कि पाश्चात्य देशों में जो घास के क्षेत्र थे, प्रेरी ग्रासलैंड, स्टेपी ग्रासलैंड, डाउन्स वेल्ड, इन सब का बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है, उनको कृषि क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। आगे चलते हैं। हम कृषि का विस्तार होने से घास और वनों का सफाया करके कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया। बहुत से क्षेत्रों में नदी घाटी परियोजनाओं का निर्माण किया गया। देख लीजिए, आवास विनाश किन कारणों से होता है? आवास विनाश होता है औद्योगिक विकास, ओके, कृषि विकास, नगरीय विकास, परिवहन क्षेत्रों, इन सब के कारण जो है आवासों के विखंडन और उनके नष्टकरण होने की प्रक्रिया शुरू हुई। और उत्खनन, हमने बता रहे थे मैं कि जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, बहुत से क्षेत्रों में जो है नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाए गए, नदियों को विभिन्न खंडों में जो है टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, उनसे नहरें निकाल दी गई। तो जो नदियों की या उनके जीवधारियों की नैसर्गिक प्रवृत्ति थी वो प्रभावित हो गई। दामोदर घाटी, न जाने कितनी नदी परियोजनाएं भारत में हो, पूरे विश्व में कितनी होंगी। तो उन सब के कारण जो है, जो उनके जलीय जीव जंतु थे, उनके आवास प्रभावित हुए। नदियों की दिशा को मोड़ दिया गया, उनसे नहरें निकाली गईं, उन पर डैम बनाए गए। तो इनसे उनकी जो जीव जंतुओं की एक स्वाभाविक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है वो बाधित हो गई और इससे जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हुआ। उत्खनन का कार्य बड़े पैमाने पर किया गया। जिन क्षेत्रों में संसाधन पाए जा रहे हैं, चाहे कोयला हो, पेट्रोलियम हो, उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उनका दोहन किया गया। इससे भी डायवर्सिटी प्रभावित हुई। अगला है आवास विनाश के बाद में आवास विखंडन। तो उसमें भी यही चीज़ आप जान लीजिए। आवास विखंडन, इन्हीं सब इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे औद्योगिक क्षेत्र के, चाहे नगरीय क्षेत्र के, चाहे परिवहन क्षेत्र के, इन सब क्षेत्रों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, इससे जो प्राकृतिक जीव जंतुओं, वनस्पतियों के आवास थे वो खंड खंड यानी टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो गए, जिससे जैव विविधता को बड़े पैमाने पर हानि पहुंच गई। आप जानते हैं कि जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो पश्चिमी क्या कहते हैं, ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में ये सब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी पक्षी समुदाय पाए जाते थे, अब वो बहुत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से जो पश्चिमी घाट में जो बंदर हैं लंबी पूंछ वाले, जिनको क्या कहते हैं मकाक बंदर, उनकी संख्या भी बहुत कम है, यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, वो भी समाप्ति के कगार पर आ गए हैं, यानी इनकी संख्या भी जो है घट रही है। इस कारण से आवासों का विखंडन हुआ, सड़कें बनाई गई जगह जगह पर, जंगलों से होकर के निकाली गई, या जंगलों में घर बनाए गए, या कोई औद्योगिक निर्माण कार्य उस क्षेत्र में हुआ बड़े पैमाने पर। हालांकि अब इस सब पर बड़ा ही कठोर प्रतिबंध हो गया है, बड़े नियम कानून बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी इनके विखंडन के परिणाम स्वरूप से जैव विविधता में कमी आई है। अब विदेशी प्रजातियों का प्रवेश एक और भी चीज़ है जैव विविधता के हानिकारक के लिए। विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, विदेशी प्रजातियों के प्रवेश में आप ये देखेंगे कि बहुत सी ऐसी प्रजातियां का आगमन हो जाता है। जैसे हम विदेशों से मान लीजिए गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा या कुछ भी जो है आयात करते हैं, और उन विदेशी बीजों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपने फसलों में, तो हमारी जो परंपरागत बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके स्थान पर विदेशी प्रजाति या विदेशी घास फूसों का आगमन हो जाता है, और वो कम समय में ज़्यादा क्षेत्र को आवरण में धारण कर लेती हैं। इसलिए जो पारंपरिक जैव विविधता थी वो नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, 1966-67 में जब भारत ने यूएसए से गेहूं का आयात किया, तो उसके साथ में एक घास आ गई जिसका नाम था कांग्रेस घास, या इसका एक वैज्ञानिक नाम था पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस।
पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। अब इस घास का जब आगमन हुआ तो इस घास ने स्थानीय घास और वृक्ष की प्रजातियों को जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया, यानी ये घास प्रमुख रूप से हो गई और वहाँ की जो जैविक समुदाय जैविक प्रजातियाँ थीं वो समाप्त हो गई, यानी उनके स्थान पर ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस क्षेत्र में पारिस्थितिकी संकट उत्पन्न हो जाता है और उन पर आश्रित रहने वाले जीव जंतु भी जो है प्रभावित होने लगते हैं। जैसे आप एक क्षेत्र और देखेंगे, जलकुंभी। भारत में तमाम स्थानीय तालाबों में या जो नदियों पर जैसे डैम बना दिए गए तो जो उससे शाखाएं निकलती थीं उनमें जल का प्रवाह वो होना बंद हो गया उन नालों में, तो वहाँ पर जो है जलकुंभी का आगमन हो गया। जलकुंभी के आवरण छा जाने से जो सोलर एनर्जी है वो आंतरिक भाग में यानी जल के अंदर नहीं प्रवेश कर पाता है, इसलिए जल के आंतरिक भाग में जो डाइवर्सिटी होनी चाहिए वो नहीं होती है। उससे भी तमाम प्रकार के जीव जंतु वनस्पतियों का जो है विलोपन हो जाता है। हालांकि ऊपरी भाग में लगेगा कि पूरा हरा भरा हुआ है, लेकिन उससे भी तमाम प्रकार की जीव जंतु और वनस्पतियाँ जो है प्रभावित होती हैं। इसके बाद में है अगला प्रदूषण, नंबर 4 प्रदूषण। प्रदूषण में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब के कारण बड़े पैमाने पर जैव विविधता का विनाश हुआ है। आप जान रहे हैं कि जलीय क्षेत्रों में या कृषि में जब हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो उन कीटनाशकों से जो जलीय संचरण होता है या अंडरग्राउंड वाटर जाता है, उससे भी तमाम प्रकार के जो जीवधारी मृदा के अंदर होते हैं वो नष्ट हो रहे हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। समुद्र में या जो नदी में जल परिवहन किया जाता है, समुद्री खासकर विशेषकर समुद्री परिवहन के क्षेत्र में जो टैंकरों के माध्यम से खनिज तेल का आयात किया जाता है, उनके रिसाव के कारण जिस क्षेत्र में उनका रिसाव होता है बड़े पैमाने पर वो जो है खनिज तेल चारों तरफ प्रसारित हो जाती हैं और उस क्षेत्र की डाइवर्सिटी बिल्कुल विषाक्त हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। बहुत से जीव जंतु वनस्पतियाँ जो है नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से टैंकरों के माध्यम से, एसिड रेन के माध्यम से हमने बताया था कि यूरोपियन कंट्री में लेक किलर यानी अम्लीय वर्षा के कारण बहुत सी झीलें जो है मृत प्राय हो गई हैं, उनको झील विनाशक कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। लेक किलर यानी मृतक झील का निर्माण हो गया है एसिड रेन की वजह से। तो ये क्या है? ये एटमॉस्फेयर से होने वाला वायु प्रदूषण जो सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर के गिरा, उसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो उसके कारण भी वो वर्षा जहाँ पर भी होगी वहाँ पर पेड़ पौधों वनस्पतियों या जिस झील में होगी, समुद्र में होगी या नदी में होगी, तो वहाँ पर जैविक प्रजातियाँ विनष्ट हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अगला कारण है जो बायोडाइवर्सिटी के कमी का है, वो है जनसंख्या वृद्धि एवं गरीबी। जनसंख्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है, विश्व स्तर पर विकासशील देशों की उससे भी तेज़ी रफ्तार पकड़े हुए हैं। इसके कारण से प्राकृतिक संसाधनों पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा है और प्राकृतिक संसाधन विलुप्त होते जा रहे हैं। वनस्पतियों पेड़ पौधों को जो है बड़े पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है। मनुष्य जो है अपने भोजन की तलाश में हम वनों का जो है या अन्य जीव जंतुओं पर जो है निर्भर हो रहे हैं, उनको जो है हम नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब कारण हैं। जानवरों का अवैध शिकार और तस्करी बहुत से क्षेत्रों में, जीव जंतुओं आप जान रहे हैं कि हाथी संरक्षण, गैंडा संरक्षण, कछुआ संरक्षण, ये सब योजनाएं इसीलिए बनाई गई क्योंकि इन जीव जंतुओं का बड़े पैमाने पर बहुत ही प्राचीन समय से जो है शिकार होता आ रहा है, इनकी तस्करी होती आ रही है। तो उन पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है और भी कठोर कानून उस संदर्भ में बनाने की आवश्यकता है। अगला है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है बायोडाइवर्सिटी नष्ट हो जाती है। मैंने आपको ये जलवायु परिवर्तन पार्ट 1 में इन सब के बारे में अवगत करा दिया गया था कि किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से डाइवर्सिटी नष्ट हो जा रही है। प्लेस्टोसीन हिमकाल या कार्बोनिफरस, इन सब युगों में पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन की प्रक्रिया हुई है और पेड़ पौधे वनस्पतियों का विनाश हुआ है। वर्तमान समय में भी जैसे कि मैंने बताया था 1998 शायद तारीख याद होगी आपको, एल नीनो का प्रभाव पड़ा और इंडियन ओशियन का टेम्परेचर 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इंडियन ओशियन का बढ़ गया। और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और उसके तटवर्ती क्षेत्रों में जितने भी प्रवाल कीट थे, लगभग 50% 50 से 60% प्रवाल कीटों के जो है आवास
नष्ट हो गए, मतलब वो सब कीट जो है नष्ट हो गए, मर गए। ये ग्लोबल वार्मिंग का ही प्रभाव था, समुद्र का टेम्परेचर बढ़ने का ही प्रभाव था। इसी प्रकार से जब समुद्र में प्रदूषण होता है तो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, जीव जंतु जो है नष्ट हो जाते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब के चलते जो है पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर बदलाव की प्रक्रिया होती है और उनके प्राकृतिक आवास या स्वयं जीव जंतु जो है विनष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इससे जैव विविधता को बहुत हानि पहुंचती है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही। हमने आपको बताया कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, उसका मापन कैसे किया जाता है, हॉट स्पॉट क्या है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री क्या है, और जैव विविधता प्रवणता क्या है, जैव विविधता का महत्व क्या है और उसको क्षति किस प्रकार से हो रही है, किन कारणों से हो रही है। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के कौन कौन से उपाय हैं और भारत में बायोडाइवर्सिटी की क्या स्थिति है, कौन कौन सी योजनाएं विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा के लिए चलाए जा रहे हैं कि जिससे उनका संरक्षण हो सके और हम पुनः जो है जैव विविधता को कायम रखने में कामयाब हो सकें। थैंक यू।